हाँ, तो बेटा आज हमारा दूसरा लेक्चर है एनएलएम का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, थियरी है पूरी, न्यूमेरिकल अभी नहीं, थियरी है पूरी। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, याद है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स। क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया एक ही बात है? नहीं, एग्जैक्टली एक बात नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बात बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कुछ एक्स्ट्रा बात बोलता है ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया तो बोलता ही है, उसके अलावा कुछ और बात बोलता है। तो सिंपल वर्ड्स में कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है बेटा। ये नहीं बुकिश लैंग्वेज आप रट्टा मारेंगे तो ये एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाएगा, नहीं, ये नहीं पूछा जाने वाला एग्जाम में। बुकिश लैंग्वेज नहीं पूछी जाने वाली, बट सिंपल लैंग्वेज में हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलना आना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में बोलिए, लेकिन पूरा बोलिए, पूरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो कंप्लीट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अगर हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि when observed from initial frame of reference, जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन को देखा जाएगा तब बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और बॉडी इन मोशन विल डू यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन अंटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। ये भी बहुत ज्यादा लैंग्वेज हो गई, और कम वर्ड्स और कम शब्दों में अगर हम बोलने की कोशिश करें, और कम वर्ड्स में, ये तो बुकिश लैंग्वेज ही हो गई ना। बुकिश लैंग्वेज क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की? When observed from inertial frame of reference, then a body at rest will remain at rest and a body moving in uniform motion will continue its uniform motion in straight line until and unless some external force acts on the body. नहीं, बहुत लंबा हो गया, और छोटा। When observed from inertial frame of reference, इससे नहीं बच सकते, ये जरूरी है। When observed from inertial frame of reference, then force is required to cause change in motion. Force is required to cause change in motion. फोर्स की जरूरत है मोशन को बदलने के लिए, बिना फोर्स के मोशन नहीं बदल सकता। लेकिन ये केवल कहां से? जब आप कहां से देख रहे हो मोशन को बेटा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखने पे बिना फोर्स के भी मोशन चेंज होता हुआ दिख सकता है। बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में, बात की थी, बिना फोर्स के भी मोशन चेंज होता हुआ दिख सकता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से। और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं ये भी हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, जिनका खुद का मोशन चेंज ना हो रहा हो, ऐसे मोशन को हम, ऐसे रेफरेंस फ्रेम्स को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। जैसे अर्थ को हम क्या ट्रीट करेंगे? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्या अर्थ इनर्शियल है? नहीं, अर्थ भी एक्सलेट कर रही है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, बट अभी फिलहाल के लिए हम अर्थ को क्या ट्रीट कर लेंगे बेटा? इनर्शियल। तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आज शुरू करेंगे आज की क्लास न्यूटन्स सेकेंड लॉ से। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो क्या बोलता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? एक्चुअली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही आगे बढ़ाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में जो हमने बात की उसी को आगे बढ़ाता है, उसी को और एक्सप्लेन करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने क्वालिटेटिव बात की और न्यूटन सेकेंड लॉ में हम क्वांटिटेटिव बात करेंगे। क्या मतलब होता है क्वालिटेटिव का और क्या मतलब होता है क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव का मतलब अब हम नंबर्स में बात करेंगे, क्वालिटेटिव का मतलब हमने वहां नंबर्स में बात नहीं की थी ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ में कोई नंबर्स में बात नहीं हुई थी, बट अब हम नंबर्स में बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज में नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती थी न्यूटन फर्स्ट लॉ में?
न्यूटन फर्स्ट लॉ में एक है फोर्स, फोर्स है, फोर्स इन्वॉल्व है। दूसरी इन्वॉल्व है चेंज इन मोशन, मोशन नहीं, चेंज इन मोशन। और चेंज इन मोशन को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी किस किस फिनोमिना को रिप्रेजेंट करती है? मोशन, मोशन को रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी। चेंज इन मोशन को रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन। और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी जो इन्वॉल्व है वहां, वो है इनर्शिया। फिजिकल फिनोमिना जो इन्वॉल्व है वहां, क्या इन्वॉल्व है? इनर्शिया। और इनर्शिया को जो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने वाली है उसका नाम है, इनर्शिया अपने में फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है बेटा जिनके साथ नंबर एसोसिएट किया जा सकता है। क्या ये बोलना सही लग रहा है आपको? बॉडी में 10 इनर्शिया है? नहीं, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मोशन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये बोलना सही लग रहा है? बॉडी में 100 मोशन है, बॉडी में 100 वेलोसिटी है, ये सही है ना? तो मोशन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, मोशन इज अ फिजिकल फिनोमिना। इनर्शिया इज ऑल्सो नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इनर्शिया इज अ फिजिकल फिनोमिना। बट उस फिजिकल फिनोमिना को रिप्रेजेंट करने वाली फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इनर्शिया को रिप्रेजेंट करने वाली फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जानते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को जो इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेगी? इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी टू अपोज चेंज इन मोशन। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इनर्शिया को रिप्रेजेंट करती है? मास, मास, मास ज्यादा है तो मतलब इनर्शिया ज्यादा है। ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट मतलब ज्यादा इनर्शिया। क्या क्या इन्वॉल्व होने वाली है बेटा? मोशन, मोशन इज अ फिजिकल फिनोमिना, इट इज अ फिजिकल फिनोमिना, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। बट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है बेटा मोशन को? कौन सी? वेलोसिटी। मोशन को रिप्रेजेंट करने वाली फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी is the physical quantity which is representing physical phenomena called motion. तो चेंज इन मोशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन मोशन को रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। चेंज इन मोशन को रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। और इनर्शिया, इनर्शिया इज ऑल्सो अ फिजिकल फिनोमिना ना, और उसको रिप्रेजेंट करने वाली फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है बेटा? मास। और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी जो यहां इन्वॉल्व है वो है फोर्स। क्या बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ सिंपल सी बात बोलता है, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोल रहा था उसी बात को अब वो क्वांटिटेटिवली बोलता है। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि भाई फोर्स रिक्वायर्ड है मोशन को चेंज करने के लिए। रिक्वायर्ड है मतलब फोर्स रिक्वायर्ड है एक्सेलरेशन कॉज करने के लिए। तो एक्सेलरेशन विल डिपेंड ऑन फोर्स। जितना ज्यादा धक्का लगेगा मोशन उतना ज्यादा चेंज होगा। जितना ज्यादा धक्का लगेगा मोशन उतना ज्यादा चेंज होगा। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कॉज चेंज इन मोशन। तो एक्सेलरेशन और फोर्स रिलेटेड है आपस में। कैसे रिलेटेड है? तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब फोर्स डबल होगी तो एक्सेलरेशन भी
डबल होगा। फोर्स 5 टाइम्स होगी तो एक्सेलरेशन भी 5 टाइम्स होगा। फोर्स 1000 गुना हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी 1000 गुना हो जाएगा। इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। बट एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन फोर्स, एक्सेलरेशन विल ऑल्सो डिपेंड ऑन मास। क्योंकि कितना चेंज इन मोशन होना है वो केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि धक्का कितना लग रहा है, वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि बॉडी कितनी बड़ी या छोटी है। बड़ी या छोटी का मतलब कितनी भारी है या कितनी हल्की है। तो इनर्शिया को रिप्रेजेंट करने वाली फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास। तो एक्सेलरेशन मास पे भी डिपेंड करेगा, बट कैसे डिपेंड करेगा? क्या मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मतलब ज्यादा मास होगा तो क्या ज्यादा एक्सेलरेशन होगा सेम फोर्स के लिए? नहीं, जितना ज्यादा मास होगा उसके मोशन को चेंज करना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ मास। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी समझते हैं बेटा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। जितना ज्यादा मास होगा उसके मोशन को चेंज करना उतना ज्यादा मुश्किल होगा, उतना डिफिकल्ट होगा। ये बात समझे? तो दोनों को कंबाइन करें, एक्सेलरेशन विल बी सम कांस्टेंट इनटू फोर्स बाय मास। अब यूनिट्स ऐसे सेट की जाती हैं कि ये कांस्टेंट 1 सेट कर दिया जाता है। यूनिट्स इस तरीके से सेट की जाती हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी को लिखने का तीसरा तरीका है, मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन। तो मैंने आपके सामने 3 इक्वेशंस लिखी है बेटा, दिख रही है 3 इक्वेशंस? सेम इक्वेशन के 3 फॉर्म्स लिखे हैं। एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली ऑल द 3 इक्वेशंस आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिजिक्स में हम केवल मैथमेटिक्स नहीं सीखते या यूज करते हैं, हम उसके अलावा भी कुछ बात करते हैं। तो जब ये इक्वेशन, मैंने 3 इक्वेशन आपके सामने दिखा रहा हूं, सेम इक्वेशन को 3 अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं। ये पहली वाली में लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेशन है, राइट हैंड साइड में फोर्स और मास है। दूसरी वाली में लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है, राइट हैंड साइड में मास और एक्सेलरेशन है। तीसरी वाली में लेफ्ट साइड में मास है, राइट साइड में फोर्स एंड एक्सेलरेशन है। तो बचपन से हमारी एक आदत है, जब हम किसी इक्वेशन की शक्ल देखते हैं और हम देखते हैं उस इक्वेशन का एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और उस इक्वेशन का एक राइट हैंड साइड होता है। बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं बेटा। इक्वेशन का इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड होता है और इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड होता है। अब जैसे आपने इक्वेशन देखी होगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए सबने इक्वेशन देखी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? x की मैं अलग अलग वैल्यूज पुट करूंगा, 0, 1, 2, तो y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। जैसे 0 पे x0 पे y क्या मिल रहा है? 0। x1 पे y1, x2 पे y4, x3 पे y9। ऐसे अलग अलग x की वैल्यूज पे अलग अलग y की वैल्यूज मिल रही हैं। तो मैं पुट किन वैल्यूज को कर रहा हूं और कौन सी वैल्यू मुझे मिल रही है? x को पुट कर रहा हूं और y मिल रही है। एक तरीके से कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? y x पे डिपेंड कर रहा है। तो बचपन से हमारी एक आदत है बेटा, इक्वेशंस में हम जब कोई भी इक्वेशन पढ़ते हैं हम उसका LHS देखते हैं, हम उसका RHS देखते हैं।
तो बचपन से दिमाग में एक बात बैठ गई है आपके, आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो मुझे नहीं पता अभी तक, बट अब ध्यान देने की जरूरत है कि हम यूजुअली क्या बात करते हैं कि क्वांटिटीज ऑन लेफ्ट हैंड साइड आर डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटीज ऑन राइट हैंड साइड। किया नहीं किया ये हमने बचपन से? नहीं, शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचा हो आपने, लेकिन आप इस बात को यूज करते आए हैं। जब भी इक्वेशन आपने देखी है, कोई भी इक्वेशन, तो यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड इज डिपेंडेंट क्वांटिटीज, डिपेंडेंट क्वांटिटीज, एंड राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। राइट हैंड साइड में क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ये नॉर्मल तरीका होता है इक्वेशन लिखने का। हाँ, आप लिखने के लिए x इजिकल टू रूट वाई भी लिख सकते हैं, उसी इक्वेशन को बिल्कुल लिख सकते हैं। मैथमेटिकली करेक्ट होगा वो। मैथमेटिकली y इजिकल टू एक्स स्क्वायर भी सही है, x इज इक्वल टू रूट वाई भी सही है। बट जब आप y इजिकल टू एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं तो आप सबकॉन्शियसली क्या सोच रहे हैं कि y x पर डिपेंड कर रहा है। क्या सोच रहे हैं आप सबकॉन्शियसली? तब सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं? y x पर डिपेंड कर रहा है। और जब आप x इजिकल टू रूट वाई लिख रहे हैं तब आप क्या सोच रहे हैं बेटा? जब आप x इजिकल टू रूट वाई लिख रहे हैं तब आप क्या सोच रहे हैं? x y पर डिपेंड कर रहा है। सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं ये बात? तो जब मैं ये तीन इक्वेशंस ऐसे लिख रहा हूं, मैथमेटिकली ऑल आर करेक्ट, बट फिजिकली जब पहली इक्वेशन देखता हूं तो क्या लग रहा है मेरे दिमाग को? एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड मास। दूसरी इक्वेशन देख रहा हूं तो क्या लग रहा है? फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। तीसरी इक्वेशन देख रहा हूं तो क्या लग रहा है? मास डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, डिपेंड्स, डिपेंडेंट। तीनों इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है मैथमेटिकली तीनों इक्वेशंस में। बट केवल इन तीनों में से केवल एक इक्वेशन सही डिपेंडेंसी को शो कर रही है। कौन सी है वो इक्वेशन? कौन सी इक्वेशन सही डिपेंडेंसी को शो कर रही है? अब यहीं से आपको अंतर समझ में आएगा मैथ्स और फिजिक्स में। मैथ्स में हम कभी ये बात नहीं करेंगे, बट फिजिक्स में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा सा मैथ्स से आगे सोचना है हमको। मैथ्स तो यूज करनी है ऑब्वियसली हमको, वो तो यूज करते रहेंगे हम लगातार, बट केवल मैथ्स तक लिमिट नहीं रखना है हमें अपने को, उससे एक स्टेप आगे सोचना है। तो बेटा ये बात आपको यहां इक्वेशन से नहीं दिखेगी, इक्वेशन तीनों सही है, बट आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां आप नंबर्स को डील नहीं कर रहे हैं। केवल मैथ्स में हम क्या कर रहे होते हैं? नंबर्स को डील कर रहे होते हैं। वहां y भी एक नंबर होता है, x भी एक नंबर होता है, बट फिजिक्स में आप फिजिकल क्वांटिटीज को डील कर रहे हैं ना। व्हाट यू आर डीलिंग इन फिजिक्स? यू आर डीलिंग इन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के साथ नंबर एसोसिएट होगा, बट उनका अपना एक इनहेरेंट मीनिंग भी होता है, अपना एक मतलब होता है हर फिजिकल क्वांटिटी का। फोर्स का एक मतलब है, मास का एक मतलब है, एक्सप्रेशन का एक मतलब है ना, उनका अपना एक मीनिंग। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो केवल नंबर्स होंगे, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो केवल नंबर नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ मास 5 kg है, तो मैं केवल 5 नहीं बोल रहा हूँ ना, 5 के साथ kg भी बोल रहा हूँ, यूनिट भी बोल रहा हूँ, उसका कुछ मीनिंग है, वो केवल एक नंबर नहीं है। तो उसी मीनिंग को हमें समझना है बेटा। तो उसको समझने के लिए प्लीज थोड़ा दिमाग लगाइए, अपनी डे टू डे लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो वाला दिमाग लगाइए और बताइए इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन सही डिपेंडेंसी को शो कर रही है। हाँ क्या बेटा? F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि सबसे सुंदर इक्वेशन ये है। हाँ,
तीनों में सबसे सुंदर इक्वेशन कौन सी है? सबसे अच्छी दिखने वाली इक्वेशन कौन सी है? सेकेंड। क्यों बोल रहा हूं मैं वो सबसे अच्छी है, सबसे सुंदर है? डिनोमिनेटर नहीं है ना वहां, सबको न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर हमें पसंद नहीं है, हमें क्या पसंद है? न्यूमरेटर। सबको न्यूमरेटर में हो तो अच्छा लगता है हमको। डिवीजन नहीं पसंद ना हमको, मल्टीप्लिकेशन पसंद है कंपैरेटिवली। तो आपको सबसे सुंदर इक्वेशन ये दिख रही है, इसीलिए ये सही डिपेंडेंसी शो कर रही है क्या बेटा? क्योंकि आप बचपन से यही पढ़ते आए हैं, फिजिकल टू एम ए, फिजिकल टू एम ए, फिजिकल टू एम ए, यही दिमाग में बैठ गई है, इसलिए यही सही डिपेंडेंसी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको लग रहा है ये सही डिपेंडेंसी है, तो इसका ये मतलब है कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। यही तो इस बात का मतलब हुआ, अगर ये सही डिपेंडेंसी है तो आप पर जो फोर्स लगेगी, आप पर जो फोर्स लगेगी, क्या वो आपके एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही है? सोच के देखिए जरा। कोई धक्का दे रहा है आपको, किसने धक्का दिया आपको, आप में एक्सेलरेशन आया, आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो आपकी कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई? ये धक्के पर डिपेंड की, या धक्का जो आप पर लगा वो इस पर डिपेंड किया कि आपकी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? कॉज एंड इफेक्ट, सोचिए, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है? कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है? फोर्स और एक्सेलरेशन में सोचिए जरा, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है? कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है? फोर्स और एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इन दोनों में कॉज कौन है, इफेक्ट कौन है? फोर्स कॉज है और इफेक्ट एक्सेलरेशन है। तो कॉज इफेक्ट पे डिपेंड करता है या इफेक्ट कॉज पे डिपेंड करता है? ध्यान से सोचिए, वर्ड्स को बोलिए अपने दिमाग में। कॉज इफेक्ट पे डिपेंड करता है या इफेक्ट कॉज पे डिपेंड करता है? इफेक्ट कॉज पे डिपेंड करता है। तो बताइए बेटा, क्या ये सही डिपेंडेंसी को शो कर रहा है? क्या धक्का डिपेंड करेगा कितना एक्सेलरेशन हुआ है? नहीं ना, धक्का तो कोई बाहर से लगा रहा है आप पर, फिर धक्के की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हुआ ना। कौन सी सही डिपेंडेंसी है बेटा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? वो इक्वेशंस गलत नहीं है, वो भी सही है, बट सही डिपेंडेंसी कौन सी इक्वेशन शो कर रहा है? फर्स्ट, एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट, फोर्स इज द कॉज, और मास भी इन्वॉल्व है। कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, मास का भी रिलेशन है उससे। व्हाट कॉजेज व्हाट, फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन कॉजेज फोर्स। व्हाट कॉजेज व्हाट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन। हाँ, यूज करते वक्त ये सुंदर इक्वेशन है, हम ऐसे ही यूज करेंगे, यूज करते वक्त हम ये यूज करेंगे, बट दिमाग के कोने में आपके होना चाहिए कि सही डिपेंडेंसी कौन सी इक्वेशन शो कर रही है। कौन सी इक्वेशन सही डिपेंडेंसी को शो कर रही है? यहां A इज इक्वल टू एफ बाई एम, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड मास। यहीं से एक एनालॉजी ले रहा हूं बेटा मैं, एनालॉजी है मम्मी पापा और बच्चा। तो जैसे आप हैं, आप बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा हैं, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंड कर रहे हैं या आपके मम्मी पापा आप पे डिपेंड कर रहे हैं? आप डिपेंड, रिलेशन तो दोनों का है। आप रिलेटेड है अपने मम्मी पापा से, आपके मम्मी पापा आपसे रिलेटेड है, ऑब्वियसली रिलेशन इज टू वे, बट डिपेंडेंसी इज नॉट टू वे, डिपेंडेंसी वन वे ही है। कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? एटलीस्ट खाने पीने रहने के लिए कौन किस पे डिपेंड कर रहा है?
आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंड कर रहे हैं अभी तक तो एटलीस्ट। तो इन तीनों में बच्चा कौन है? यहां भी तीन है ना, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। बच्चा कौन है? एक्सेलरेशन। और मम्मी पापा कौन है? फोर्स एंड मास। उनमें कौन मम्मी कौन पापा वो अलग बात है, फोर्स एंड मास, वो मम्मी पापा हैं। फोर्स और मास का बच्चा है ना एक्सेलरेशन। फोर्स और मास की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है। जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन। और ये बात मैं पहली बार और आखिरी बार नहीं बोल रहा हूं बेटा, बार बार बोली जाएगी फिजिक्स में, ये एनालॉजी बार बार ली जाएगी। आगे भी जब हम आगे भी बढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में जब जाएंगे, बार बार ये बात आएगी। बार बार मैं आपको बोलूंगा डिपेंडेंसी बताइए, सही डिपेंडेंसी बताइए, कौन मम्मी पापा है कौन बच्चा है। बच्चा मतलब जो डिपेंडेंट है, और मम्मी पापा मतलब जो इंडिपेंडेंट है, जिन पर बच्चा डिपेंड कर रहा है। और ये पहली बार और आखिरी बार नहीं है, पहली बार है, बट आगे भी आता रहेगा बेटा कि मम्मी पापा कौन है और बच्चा कौन है। मम्मी पापा और बच्चे का मतलब समझ रहे हैं? मम्मी पापा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज और बच्चा डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो कौन किस पर डिपेंड कर रहा है भाई? एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड मास। तो न्यूटन सेकंड लॉ तो मैथमेटिकली अगर लिखे तो सिंपल सा है, यही जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन द रेट ऑफ चेंज। हाँ, अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज मास इनटू वेलोसिटी। एक्चुअली वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। जब हम कैलकुलस करेंगे इसके बाद, तब मैं ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा कि जो करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, अभी नहीं बता रहा, ठीक है, जो फाइनल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, अभी हम जो बचपन में आपने पढ़ा है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट ये फाइनल फॉर्म नहीं है, ये फाइनल फॉर्म नहीं है बेटा न्यूटन्स लॉ का, ये इनिशियल फॉर्म है न्यूटन्स लॉ का। फाइनल फॉर्म मैं कैलकुलस में पढ़ाऊंगा आपको, जब अगला चैप्टर करेंगे कैलकुलस, वहां फाइनल फॉर्म पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसको समझने के लिए कैलकुलस की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम कैलकुलस में करेंगे। तो अभी जो इनिशियल फॉर्म है उस पर ध्यान दीजिए। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, या A इज इक्वल टू F/m में से कौन सा सही फॉर्म है? A इज इक्वल टू F/m, बट हम यूज कौन सा करेंगे? F इज इक्वल टू m। तो यूज करते वक्त हम क्या करेंगे? ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर इक्वेशन है ना बेटा, दिस इज नॉट अ स्केलर इक्वेशन। ये क्या है? एक वेक्टर इक्वेशन है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास क्या है? स्केलर, बट स्केलर इनटू वेक्टर विल बी अ वेक्टर। तो आरएचएस में भी वेक्टर है, एलएचएस में भी वेक्टर, इट इज अ वेक्टर इक्वेशन। हमने क्यों पढ़ा वेक्टर, समझ रहे हैं? यूज होने वाला है थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा। वेक्टर क्यों पढ़ा? अभी वेक्टर पढ़ के हम इस चैप्टर पे आए ना, बिना वेक्टर के ये चैप्टर नहीं होगा बेटा। अभी इमीडिएटली तो नहीं, बट 2 लेक्चर्स के बाद यूज होना शुरू हो जाएगा वेक्टर्स। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड की इक्वेशन लिखूं तो मॉड ऑफ एफ वेक्टर शुड बी इक्वल टू एम, तो मैग्नीट्यूड ही होता है, मॉड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। ये भी लिख सकता हूं भाई, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये तो वेक्टर इक्वेशन है, और वेक्टर्स अगर याद करें पिछला चैप्टर वेक्टर्स, तो एक्स डायरेक्शन का वेक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वाई डायरेक्शन का वेक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम जेड डायरेक्शन का वेक्टर। इस प्रिंसिपल को हम क्या नाम दिया था हमने? प्रिंसिपल का नाम बोलिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। नाम क्या है इस प्रिंसिपल का?
गैलीलियोस प्रिंसिपल, पहली बार बोल रहा हूं ये मैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो एक्स डायरेक्शन में जो धक्का लगेगा वो केवल किस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कॉज करेगा? एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को नहीं छेड़ सकता वो। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन को केवल वाई डायरेक्शन का धक्का छेड़ सकता है, और जेड डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को केवल जेड डायरेक्शन का धक्का छेड़ सकता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो फिर इस इक्वेशन को मैं 3 इक्वेशन में ब्रेक भी कर सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? एफ एक्स विल बी इक्वल टू एम ए एक्स, बोल सकता हूं एक्स डायरेक्शन की फोर्स विल बी मास इनटू एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, या एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई, मतलब वाई डायरेक्शन की फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, एंड एफ जेड इज इक्वल टू एम इंटू ए जेड। समझे क्या? नहीं, मेरा स्पेस 3 डायमेंशनल है। मैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करता हूं। नाम क्या है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। क्या खासियत होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस की? दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। आप एक्स में मूव करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, वाई में मूव करेंगे तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, और जेड में मूव करेंगे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। यही तो सबसे बड़ा फायदा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। गैलीलियोस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करता है ना एक तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं जब यूज करने पे आऊंगा बेटा न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, तो मैं एक्स वाई जेड में इंडिपेंडेंटली यूज कर सकता हूं। एक्स में अलग से लगा सकता हूं, वाई में अलग से लगा सकता हूं, और जेड में अलग से लगा सकता हूं। लगा सकता हूं नहीं लगा सकता हूं? एक साथ भी लगा सकता हूं, बट अलग अलग भी लगा सकता हूं। समझे क्या? एक साथ लगा सकता हूं मतलब मैं इस इक्वेशन को अगर लिखूं तो एफ वेक्टर लिखा जा सकता है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप लिखा जा सकता है। मैं टोटल फोर्स को एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूं। दैट कैन बी रिलेटेड टू, कैन बी इक्वेटेड विद मास इनटू ए एक्स आई कैप प्लस मास इनटू ए वाई जे कैप प्लस मास इनटू ए जेड के कैप। एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, एंड एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड। क्या बात आई बेटा दिमाग में? जब यूज करने पे आऊंगा भूलना नहीं है तब, ठीक है? 2 क्लासेस के बाद जब यूज करने पे आऊंगा मैं इसको, भूलना नहीं है। बढ़ो आगे, क्लियर है यहां तक? जल्दी से सवाल कर दीजिए, वेक्टर से रिलेटेड है, वेक्टर का ही सवाल है एक तरीके से। फोर्स आपको आई कैप जे कैप के कैप में दे रखा है, रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से वेक्टर का। फोर्स दे रखा है आई कैप जे कैप के कैप में, और बोल रहा है प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करना है, तो मास विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। होगा नहीं होगा? मास इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सीधे दे रखा है। क्या दे रखा है एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड? √2। बट एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना देके उसने पूरा ही एफ वेक्टर दे दिया। क्या पूरे एफ वेक्टर से आपको एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है बेटा? एफ वेक्टर दिया है 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप। बोलिए मॉड ऑफ एफ वेक्टर, मॉड ऑफ एफ वेक्टर अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। बेटा जिनकी शक्लों में मुझे दिख रहा है कि ये नहीं आता, मतलब आपने वेक्टर नहीं किया बिल्कुल, तो जल्दी करिए वेक्टर। जो है नहीं किया है वेक्टर, खत्म करिए जल्दी वेक्टर। बिना वेक्टर के एनएलएम नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, तो व्हाट इज मॉड ऑफ एफ वेक्टर बेटा? मॉड ऑफ एफ वेक्टर इज रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64,
10 स्क्वायर इज 100, तो 100 प्लस 100 200, मतलब 10√2। फैक्टर हो गया 10√2 न्यूटन, तो ये हो गया 10√2 न्यूटन डिवाइडेड बाई √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब कुछ एसआई में है, तो आंसर भी एसआई में आएगा। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा? 10 kg। पढ़ो आगे, सिंपल क्वेश्चन है। कुछ है क्या इसमें? इतना आसान है कि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कभी, ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कभी। ये पूछ लिया तो आपकी किस्मत है, फिर अच्छी नहीं बुरी, ये हर कोई सही करेगा ना इसको। हर कोई, अगर एक एक स्टूडेंट हर क्वेश्चन को सही करने वाला है तो उस क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है ना। पढ़ो आगे, चलिए तो स्टार्ट करेंगे थियरी। बेटा ये थियरी जो आज हम करने वाले हैं, ये पूरा 2 साल आपके साथ चलने वाली है, पूरे 2 साल, पूरे 2 साल बार बार घूम के आएगी ये थियरी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। थियरी है टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। तो नेचर में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, तो साइंटिस्ट ने उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्या है वो 4 कैटेगरीज जो आपके सामने लिखी हुई हैं? क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये चार कैटेगरीज में डिवाइड किया साइंटिस्ट ने। पूरे नेचर में जो भी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, चारों का बिहेवियर को एक बार देखना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे। डिटेल में नहीं, बट सरफेस पे। डिटेल में तो समझने के लिए पूरे पूरे चैप्टर्स हैं उसके। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पूरा पूरा चैप्टर है ग्रेविटेशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का पूरा पूरा चैप्टर है 12th क्लास में, और इनके लिए मॉडर्न फिजिक्स है न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए 12th क्लास में। तो पूरे पूरे चैप्टर्स हैं उनको समझने के लिए डिटेल में, बट अभी हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बेसिक समझेंगे। तो साइंटिस्ट ने 4 कैटेगरीज में फोर्सेस को डिवाइड किया है, नेचर में एग्जिस्ट करने वाली फोर्सेस को हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, और वो 4 टाइप ये हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स आर द फोर्सेस व्हिच एक्ट्स बिटवीन ड्यू टू मास ऑफ पार्टिकल। मास की वजह से जो फोर्सेस लगती हैं पार्टिकल्स के बीच, उन्हें बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स ड्यू टू देयर चार्ज। तो 2 बेसिक क्वांटिटीज है बेटा, मास एंड चार्ज। ये इतनी बेसिक है कि अभी भी हम इनको अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, अभी भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट अभी भी मास को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो जितना बेसिक होती है हम उसको उतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे बचपन से आप मास और चार्ज सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे नहीं आ रहे हैं, सुनते आ रहे नहीं आ रहे हैं, बस सुनते ही आ रहे हैं, समझते नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट भी उसको अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। अभी भी मास को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि मास क्यों होता है, रीजन क्या है मास होने का, और कुछ पार्टिकल्स का मास कुछ होता है, कुछ दूसरे पार्टिकल्स का मास कुछ होता है, क्यों। इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, प्रोटॉन्स भारी होते हैं, न्यूट्रॉन थोड़ा और भारी होते हैं, क्यों। इसका रीजन अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हम, या कोई भी चीज यूनिवर्स में एटम से बनी है, और एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हैं, तो एक्चुअली सब कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बना है एक तरीके से, सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। लेकिन अभी भी उनके मासेस की वैल्यू ऐसी क्यों होती है वो अभी भी हमें नहीं पता, बट जो पता है एक बार उसकी बात करते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कोई बताएगा मुझे अप्रोक्सीमेटली? हाँ, रट्टा मारनी है, रट्टा मारनी है, उसी तरह रट्टा मारनी है जैसे आपको अपना नाम याद है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए।
बाकियों को नहीं पता है, अभी तक पाला नहीं पड़ा इससे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आगे से याद रख लेना है, दिमाग में बैठा लेना है नंबर। मास ऑफ प्रोटॉन भी दिमाग में बैठा लेना है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये याद कर सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। स्लाइटली बड़ा होता है, अकेले न्यूट्रॉन का मास अकेले प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा बड़ा होता है। कितना बड़ा वो हम सीखेंगे बाद में मॉडर्न फिजिक्स में, सब डिटेल में बात करेंगे जब 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स आएगा, बट अभी से आपको ये जनरल नॉलेज होनी चाहिए। तो व्हाट आर ग्रेविटेशनल फोर्सेस? Gravitational forces are the forces which act due to mass of particles. लिखेंगे gravitational forces act due to mass of particles. Act due to mass of particles. पार्टिकल्स के मास की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है, इट इज कॉल्ड व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको गवर्न करने वाला जो लॉ है उसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पूरा एक चैप्टर है हमारा उस पर, ग्रेविटेशन नाम से। मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा अभी, बट फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। देखा है 8, 9, 10 क्लास में कभी? कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सबने देखा है, रट्टा मारा है ना कभी? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। नाम क्या है इस फॉर्मूले का? बेटा जब मैं फॉर्मूला बोलूंगा ना, कोई एक फॉर्मूले की इक्वेशन होगी और एक फॉर्मूले का नाम होगा। नाम जब पूछ रहा हूं तो नाम बोलिए, इक्वेशन जब पूछ रहा हूं तो इक्वेशन बोलिए। नाम क्या है इस फॉर्मूले का? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी का नाम बोलिए, क्या है? नहीं, पूरा नाम नहीं बोला आपने कैपिटल जी का। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा हर कांस्टेंट के सामने यूनिवर्सल नहीं आता, तो बेटा उसके सामने आ रहा है तो बोलिए ना। यूनिवर्सल केवल उन कांस्टेंट्स के सामने आता है जो यूनिवर्स में हर जगह जिनकी वैल्यू सेम होती है। और हम ऐसे कांस्टेंट भी देखेंगे जिनके नाम के सामने यूनिवर्सल नहीं आता, बट बेटा इसके सामने तो आता है। इसका पूरा नाम बोलिए। पूरा नाम क्या है कैपिटल जी का? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई वैल्यू बताएगा मुझे इसकी? हाँ, स्मॉल जी की वैल्यू बोल रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6.67 इंटू 10 की पावर 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इन SI यूनिट्स। कभी ना कभी तो याद करना ही है, अभी से याद कर लीजिए। नहीं याद करना, आगे तो याद करना ही पड़ेगा। क्या है कैपिटल जी की वैल्यू? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। क्या यूनिट बोलिए कैपिटल जी की? अब ये आप कर सकते हैं यूएनडी की नॉलेज से। यूनिट बोलिए कैपिटल जी की, यूनिट बोलिए, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतना तो देखना आ जाना चाहिए बेटा अब तक। यूएनडी से आया नहीं आया? जी को, कैपिटल जी को एक तरफ रख के बाकी सबको एक तरफ। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या बोलता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कि भाई एक पार्टिकल है m1 मास का, उससे r दूरी पे दूसरा पार्टिकल है m2 मास का, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं? इतनी फोर्स से, कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो पहली खासियत
ग्रेविटेशनल फोर्स की, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अभी तक हमें रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फोर्स ना कभी नजर आई है प्रैक्टिकली ना थियोरेटिकली, नेचर में भी कभी नजर नहीं आई हमको अभी तक। बट कुछ थियरीज अभी डेवलप हो रही हैं जो कि हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव मतलब रिपल्सिव भी हो जाए, बट अभी तक वो थियरी आई नहीं, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है अभी तक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी नजर में इट विल ऑलवेज बी व्हाट, ऑलवेज बी अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होगी, पहली बात। दूसरी बात, इट इज वीकेस्ट फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स placed at a distance out of all the four forces, चारों में से वीकेस्ट है फॉर टू पार्टिकल्स प्लेस्ड एट सम फिक्स डिस्टेंस। पार्टिकल्स मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो इट इज वीकेस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, बट वीकेस्ट है इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूनिवर्स में, हमारे एग्जिस्टेंस में, और जो भी हम आसपास फिनोमिना देखते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही वो वीकेस्ट है बिटवीन द पार्टिकल। समझे क्या? दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। दूसरे टाइप की फोर्सेस क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो पहली बात, किस वजह से लगती हैं ये पार्टिकल्स के बीच में, किस वजह से लगती हैं? दे एक्ट ड्यू टू चार्जेस, ड्यू टू चार्ज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स के चार्ज की वजह से लगती है। और इसको गवर्न करने वाला इसी के अंदर है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक, पूरा नाम पढ़िए ना बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इन्वॉल्व है और मैग्नेटिक भी इन्वॉल्व। पढ़ेंगे हम 12th क्लास में, पूरा 12th क्लास उसी पर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग से पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म अलग से पढ़ेंगे। तो एक्ट ड्यू टू चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, तो इसको गवर्न करने वाले बहुत सारे लॉ हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को गवर्न करने वाला जो लॉ है वो आपने सीखा है, पढ़ा है। नाम बोलिए उस लॉ का, 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं उसको। नाम क्या उसका? कूलम्ब्स लॉ। आपकी शक्लें देख के ऐसा क्यों लग रहा है मुझे पहली बार सुन रहे हैं? नहीं सुना है क्या इससे पहले? हाँ, क्या बात कर रहे हैं, नाम ही नहीं सुना? कूलम्ब्स लॉ नाम ही नहीं सुना, और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया आपने? हाँ, बिना कूलम्ब्स लॉ सुने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया आपने? सीबीएसई बोर्ड वाले क्या बुक्स में से हटा दिया कूलम्ब्स लॉ? क्या बात कर रहे हैं, सही में? मैंने नहीं देखी किताबें अभी लेटेस्ट, हटा दिया उन्होंने कूलम्ब्स लॉ ही बुक से हटा दिया। तो कूलम्ब्स लॉ है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ है। इसकी शक्ल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जैसी ही है, अगर आप देखें तो कैपिटल G की जगह K ने ले लिए, M1 की जगह Q1 ने, M2 की जगह Q2 ने, R की जगह आ रही है डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर। ये लॉ हमें बताता है कि अगर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और वो R दूरी से सेपरेटेड है, तो कितनी फोर्स एक दूसरे पर लगा सकते हैं। अब मजे की बात क्या है कि K का नाम जानते हैं? कांस्टेंट, लावारिस कांस्टेंट है वो, कुछ नाम नहीं है उसका। हाँ, नाम क्या उसका? कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या नाम है उसका? कूलम्ब्स कांस्टेंट। बट मैंने यूनिवर्सल कूलम्ब्स कांस्टेंट नहीं बोला, केवल कूलम्ब्स कांस्टेंट बोला, क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं है, ये मीडियम चेंज होने पे बदल जाता है। मतलब हवा में अलग होता है
पानी में अलग होता है, अल्कोहल में अलग होता है, ग्लास में अलग होता है, मीडियम बदलने से बदल जाता है. इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, बट कैपिटल जी वाज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. दिस वाज यूनिवर्सल, बट दिस इज नॉट यूनिवर्सल. ठीक है, सीखेंगे हम 12th क्लास में, पूरा पूरा चैप्टर है हमारा इस पर. तो ये कूलम्ब्स लॉ है और ये गवर्न करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को. अब इतना तो पता ही होगा आपको, लाइक चार्जेस, इतना तो रट्टा मारा ही होगा. ये भी नहीं है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये तो सुना है. पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इतना सुना है, बट कूलम्ब्स लॉ नहीं सुना है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, दे कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों नेचर हो सकता है इनका. इस मामले में ग्रेविटेशनल से अलग है ये. ग्रेविटेशनल केवल कैसी हो सकती थी, केवल कैसी हो सकती थी, अट्रैक्टिव. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है. दूसरा, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल. ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्गर है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है. समझते हैं ना, एडजेक्टिव समझते हैं ना, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल बट नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट. स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, जिसका नाम में स्ट्रॉन्ग है. नाम क्या उसका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस को बचाए रखने के लिए. जैसे कार्बन का न्यूक्लियस होता है, जानते हैं, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन तो प्रोटॉन से नफरत करता है, नफरत करता है मतलब रिपेल करते हैं एक दूसरे को, बट तब भी न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं चिपक चिपक के. इलेक्ट्रोस्टैटिकली क्या करना चाहते हैं वो, रिपेल करना चाहते हैं. क्या क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गायब हो गई उनके बीच, नहीं है, बट उससे भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्गर फोर्स ने उसको चिपका के रखा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ने चिपका के रखा है. और वो फोर्स कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. बट उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है. इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस. डे टू डे लाइफ में जो सबसे ज्यादा फोर्सेस को हम हैंडल करते हैं वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. एंड कुछ फोर्सेस ग्रेविटेशनल होती हैं. तो डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो फोर्सेस हम एक्सपीरियंस करते हैं, डे टू डे लाइफ में जो फोर्सेस हम एक्सपीरियंस करते हैं उनमें मेजॉरिटी फोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और कुछ हैं ग्रेविटेशनल. जैसे आप छत से कूदेंगे तो क्या होगा आपके साथ, नीचे गिरेंगे. कौन सी फोर्स आपको नीचे गिराएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन लगा रहा है आप पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ. एंटायर अर्थ ने लगाई है वो आप पर. उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. क्या बोलते हैं उसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. पढ़ेंगे हम कुछ टाइम के बाद. दूसरा, मैं यहां खड़ा हूं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही नहीं लग रही मुझ पर,
तो मैं नीचे क्यों नहीं घुस रहा हूं? क्योंकि मुझ पर कोई और फोर्स भी लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है मुझ पर? दूसरी। और कौन लगा रहा है वो मुझ पे? क्या आप लगा रहे हैं? नहीं, ये दीवार लगा रही है। कौन लगा रहा है मुझ पे? वो दूसरी फोर्स। मेरे जूतों का जहां कांटेक्ट है जमीन से, केवल वहां पर के पार्टिकल्स लगा रहे हैं। वो फोर्स कैसे नेचर की है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अर्थ ने जो मुझ पर लगाई वो कैसी थी? ग्रेविटेशनल। बट मैं जमीन के अंदर नहीं घुस रहा हूं, तो मुझ पर एक ऊपर को एक फोर्स लग रही है जो मेरे पर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस आउट कर रही है। वो फोर्स कैसे नेचर की है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पढ़ेंगे हम उसके बारे में। नॉर्मल बोलते हैं उसको, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, पर नेचर समझिए उसका क्या है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। रस्सी, रस्सी का एक कोना मैंने आपको दिया, एक कोना मैंने पकड़ा, खींच रहे हम रस्सी को। रस्सी के पार्टिकल्स जहां मेरे हाथ के कांटेक्ट में है, वो मेरे हाथ पर फोर्स लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं? लगा रहे हैं। कौन सी फोर्स लगा रहे हैं वो? ग्रेविटेशनल? नहीं। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कोई आपको झापड़ मारता है तो हाथ से गाल पर फोर्स लगती है। हाथ और गाल के बीच जो फोर्स लग रही है, क्या वो ग्रेविटेशनल नेचर की है? नहीं। कैसे नेचर की है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाथ के इलेक्ट्रॉन्स गाल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहे हैं और कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इट इज नॉट ग्रेविटेशनल इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स डे टू डे लाइफ में हम एक ही डील करते हैं, और वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मून भी हम पर ग्रेविटी लगा रहा है, बट उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है। बट कभी कभी उसका इफेक्ट हमें दिखता है अर्थ पे इन फॉर्म ऑफ टाइड्स। सुना है ये? बट हम पर उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है। कि मैं छत से कूदूं तो मैं मून की तरफ चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला ना, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है हम पर कंपैरेटिवली। तो डे टू डे लाइफ में एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें डील करना होता है, और वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बट बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से हमें डील करना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं डे टू डे लाइफ में जो मेजॉरिटी फोर्सेस से आप डील करते हैं, हैंडल करते हैं, वो कौन से नेचर की होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बात रही स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। पहली बात यह है न्यूक्लियर फोर्सेस। इसका मतलब ये केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर लगती है। दे ओनली एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। दे एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन नहीं रहते बेटा न्यूक्लियस के अंदर। दे आर नॉट न्यूक्लियॉन्स। व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियर फोर्सेस केवल न्यूक्लियॉन्स के बीच लगती हैं, और वो भी व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। कितना क्लोज? 10 की पावर माइनस व्हेन डिस्टेंस इज लेस देन 10 की पावर माइनस 13 मीटर। इतना छोटा डिस्टेंस है, सोचिए। 10 की पावर माइनस 13 मीटर से भी कम डिस्टेंस जब होता है पार्टिकल्स के बीच, तब ये फोर्सेस लग पाती हैं। तो इनकी जो सबसे खास बात है, दे आर वेरी शॉर्ट रेंज। क्या बोलेंगे हम इनको? दे आर वेरी शॉर्ट रेंज। बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब है कि पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, तभी ये फोर्सेस एक्टिवेट हो पाती हैं। मतलब एक प्रोटॉन वहां है और एक प्रोटॉन यहां है, क्या उनके बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग सकती है? नहीं लग सकती। कब लग सकती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? जब वो कितने नजदीक आ जाएं, इससे कम दूरी पे आए, तब जाके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो पाती है। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, दे आर लॉन्ग रेंज। इनको रेंज की कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं
ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑल्सो लॉन्ग रेंज। जैसे सन और अर्थ के बीच बहुत दूरी है भाई, बहुत दूरी है, तब भी सन और अर्थ के बीच क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, नहीं लग रही है भाई? अर्थ चक्कर काट पा रही है सन का ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाई सन ऑन अर्थ। पता है ना ये आपको? मून और अर्थ के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, काफी डिस्टेंस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज लॉन्ग रेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर ऑल्सो लॉन्ग रेंज, बट डे टू डे लाइफ में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को लॉन्ग रेंज ऑब्जर्व करते नहीं है। जैसे वो दीवार दिख रही है और मैं हूं, मेरे और दीवार के बीच क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है? हाँ लग रही है, बट उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। क्यों कम है मैग्नीट्यूड? ये कैपिटल जी की वैल्यू देख रहे हैं, पावर में देख रहे हैं क्या है? -11। बहुत कम ग्रेविटेशनल फोर्स है हम दोनों के बीच, मेरे और उस दीवार के बीच। ठीक है, क्या मेरे और उस दीवार के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लग रही हैं? नहीं। क्यों नहीं लग रही? हाँ, क्या कांस्टेंट बहुत छोटा है? ये कांस्टेंट होता है 9 × 10⁹ बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कूलाम कांस्टेंट काफी बड़ा होता है। कंपेयर कर रहे हैं कांस्टेंट्स को, कैपिटल जी के कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻11 की रेंज में है, ये 10⁻9 बहुत बड़ा है, उससे 10⁻20 टाइम्स बड़ा है। तो मेरे और उस दीवार के बीच फोर्स लग रही है क्या? ग्रेविटेशन लग रही है, बट उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लग रही है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही है क्या मेरे और उस दीवार के बीच? नहीं। क्यों? कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट बहुत छोटा है क्या उसका? चार्ज नहीं है। क्या मेरे अंदर चार्ज नहीं है या उस दीवार में चार्ज नहीं है? चार्ज है, बट जितना मेरे अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी। न्यूट्रल हूं मैं, वो दीवार भी क्या है? न्यूट्रल। एंटायर अर्थ न्यूट्रल, एंटायर सन। तो क्या सन और अर्थ के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही है? हाँ नहीं। क्यों नहीं लग रही? बिकॉज बोथ आर न्यूट्रल। अगर चार्ज दे दिया जाता सन को और अर्थ को तो लगती नहीं लगती? लगती, बिल्कुल लगती। वो हम सीखेंगे 12th क्लास में, अभी नहीं टाइम आया उसका, उतना आगे की मत सोचिए। तो अभी इस बात पर फोकस करिए, डे टू डे लाइफ में जो फोर्सेस हम एक्सपीरियंस करते हैं, डे टू डे लाइफ में जो फोर्सेस हम एक्सपीरियंस करते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लॉन्ग रेंज की हो सकती हैं, बट होती नहीं है। मेरे हाथ और आपके गाल के बीच, जब तक मेरा हाथ आपके गाल से दूर है, फोर्स लग रही है क्या कुछ? लेकिन जब वो कांटेक्ट में आ जाएगा तो लगने लगेगी। कांटेक्ट में आते ही क्यों लगने लग गई? क्योंकि यहां डिस्टेंस, इसके इलेक्ट्रॉन्स और गालों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करने लग गए। लेकिन जब दूर थे तो इसमें भी नेट चार्ज 0, इसमें भी नेट चार्ज 0, तो फोर्स नहीं लग रही थी। तो डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हमें शॉर्ट रेंज क्यों दिखती हैं? केवल कांटेक्ट में ही क्यों नजर आती हैं? क्या लॉन्ग रेंज नहीं हो सकती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस? हो सकती हैं, बट डे टू डे लाइफ में हमें कांटेक्ट पे ही क्यों नजर आती हैं? बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर न्यूट्रल। ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर इंडिविजुअली न्यूट्रल। तो पूरी बॉडी भी ओवरऑल क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। नोट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर actually long range, but electromagnetic forces are actually long range
electromagnetic forces are actually long range, but in day-to-day life, we experience them as contact forces. We experience them as contact forces. But in day-to-day life, we experience them as contact forces. Because, reason क्या उसका? Because objects are neutral. Because objects are neutral. Objects neutral होती है ना, चार्ज नहीं होती है यूजुअली ऑब्जेक्ट्स डे टू डे लाइफ में. जैसे टेबल पे नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज कितना है? 0. उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. मुझ में भी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. इसलिए मेरे और टेबल के बीच कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही है. लेकिन जब मैं कांटेक्ट में आऊंगा टेबल के, तो उस जगह के इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करने लगेंगे, तब कांटेक्ट फोर्स लगने लगती है. क्या बात समझे बेटा? समझे? तो आज केवल इतना ही कवर किया हमने. बट कल क्या करेंगे हम? फोर्सेस ऑब्जर्व्ड इन रियल लाइफ. लेकिन जो कराया गया बेटा आज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया गया, लेकिन जो थियरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? और आज की थियरी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में, तभी कल की थियरी समझ में आएगी. ठीक है? चलिए कंटिन्यू करेंगे.